मैं हूं राजेश शर्मा। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जो सवाल लेकर आए हैं वो सवाल है प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल एक अल्पमत वाली सरकार का है जिसमें उनको कई लोगों का सहयोग लेना पड़ रहा है। लेकिन तीसरे कार्यकाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी दबाव में काम कर रहे हो, चाहे वो सहयोगियों का हो, चाहे RSS का हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो। ऐसा क्या हो रहा है? क्या मोदी की जन्म पत्रिका पहले के मुकाबले कमज़ोर पड़ गई है या मोदी कमज़ोर हो रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में भी है और दर्शकों के मन में भी है, और इन्हीं सवालों के जवाब हम सतीश शर्मा जी से जानना चाहते हैं। नमस्कार राजेश जी, और दर्शकों को भी नमस्कार। और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम नरेंद्र मोदी को लेकर एक टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। नरेंद्र मोदी जब शासन में आए, उनकी जन्मपत्रिका वृश्चिक लग्न की है और लग्न में ही चंद्रमा है, अनुराधा नक्षत्र के। तो उनको भाग्य के स्वामी चंद्रमा की महादशा चल रही थी। अब उनके चंद्र लग्नेश और जन्म लग्नेश दोनों एक ही हैं, मंगल की महादशा चल रही है। दोनों महादशाओं में उनकी ताकत में जो अंतर आया है, कम और ज़्यादा, उसका कारण मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताऊंगा आपको। पर उससे पहले एक रोचक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस समय देश पर जो वर्ग शासन कर रहा है वो नीच के चंद्रमा वाले जातकों का है और जिनकी जन्मपत्रिका में नीच भंग राजयोग हो गया है। अर्थात चंद्रमा का अगर नीच भंग हो गया है तो वो राजयोग में आ गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है जो ज्येष्ठ नक्षत्र की है, और नरेंद्र मोदी स्वयं अनुराधा नक्षत्र के नीच के चंद्रमा के हैं, परंतु उनको नीच भंग राजयोग है। शक्तिशाली इसलिए हुए कि राजयोग देने वाले ग्रहों की दशा महादशा आ गई। जब चंद्रमा की दशा आई तो तमाम शक्तियों को परास्त करके वो शासन में आ गए। पर मोदी 1, मोदी 2 और मोदी 3 में फर्क क्यों है, इसको हम ज्योतिष की नजर से देखेंगे। उनके चंद्रमा नवांश कुंडली में कन्या के हैं, यानी जन्म कुंडली में तो वो वृश्चिक राशि के लग्न में बैठे हैं, नवांश कुंडली में कन्या में है और दशांश कुंडली में भी कन्या में। आश्चर्यजनक बात यह है कि उनकी नवांश कुंडली भी कर्क लग्न की है और उनकी दशांश कुंडली से राजयोग देखा जाता है, वो भी कर्क लग्न की है और दोनों में ही कन्या लग्न के चंद्रमा है। तो फिर अंतर कहाँ आया? चंद्रमा तो नवांश में फिर भी अच्छे हैं, मंगल कमजोर हो गए। मंगल महादशा जब उनकी शुरू हुई तो हम लोगों ने भविष्यवाणी तो की उनकी प्रधानमंत्री बनने की कि अपने सहयोगी दलों के साथ बहुमत लेकर शासन कर लेंगे, परंतु शासन में वो धार नहीं आ पाई। इतना बोल्ड होकर कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। धार तो है शासन में, परंतु कुछ निर्णय जिन के बारे में हमको अपेक्षा थी कि इस कार्यकाल में तेजी से आएंगे, वो यूं नहीं आ पाए कि उनके वर्तमान महादशा के स्वामी मंगल नवांश कुंडली में नीच राशि में, न केवल ये दशांश कुंडली में भी नीच राशि में होगी। यानी दशांश कुंडली में दशमेश मंगल अगर कर्क नवांश में ना होके किसी और नवांश में होते तो नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से उतने ही शक्तिशाली होकर उभरते और 400 पार हो जाते। राजनेताओं ने नहीं, कई ज्योतिषियों ने भी 400 पार का नारा लगा लिया था, पर मैं सचेत था। मैंने उनके पुणे आने की भविष्यवाणी तो की, 400 पार के जाल में मैं नहीं उलझा था। मेरी भविष्यवाणियाँ देखी जा सकती है, सब यूट्यूब पर हैं।
फिर आते हैं हम, इस समय उनको चौथे शनि चल रहे हैं। अब सब लोगों ने 7.5 तो सुना ही होगा कि जन्म पत्रिका की जहाँ चंद्रमा बैठे हैं उससे पहले वाली राशि, जिस राशि में चंद्रमा है वो वाली राशि, और उसके बाद वाली 2.5 राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो 7.5 कहलाती है। पर जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहाँ से चौथे भाव में, वहाँ से 8वें भाव में, और वहाँ से 12वें भाव में जब शनि होते हैं तो उनमें से 12वें भाव वाली तो 7.5 में तब्दील हो जाती है। बाकी 2 बची, चौथा भाव और 8वां भाव। ये छोटे 7.5 का छोटा भाई है जिसको लघु कल्याणी कहते हैं, 7.5 को दीर्घ कल्याणी कहते हैं, और ढैया को लघु कल्याणी कहते हैं। अब वो लघु कल्याणी उनकी चल रही है, वो भी बहुत ही कई बार तो बर्बाद कर देती है, कई बार आबाद कर देती है, और कईयों को माफ़ी देनी होती है तो इस आधार पर दे सकते हैं कि उनकी जन्मकालीन जनपत्रिका की ताकत कितनी है। नरेंद्र मोदी को बर्बाद नहीं किया, क्यों कि उनके मूल चंद्रमा वृश्चिक राशि से जो ढैया जिस राशि में चल रही है वो शनि की अपनी राशि कुंभ है। परेशान कब हुए? जब वो मार गई। सबसे ज्यादा शत्रुओं के सामना कब करना पड़ा? जब वो वक्री हुए। इस समय शनि वक्री चल रहे हैं। मैं निश्चित कहता हूं कि शनि 15 नवंबर तक वक्री हैं, 14-15 नवंबर तक वक्री हैं। उनकी वृश्चिक लग्न की जनपत्रिका के चौथे भाव में बैठे हुए वक्री शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है, जो कि शत्रुओं का भाव है। उनके शत्रुओं का, समस्त शत्रुओं का पराभव 15 नवंबर से पहले पहले हो जाना है। नरेंद्र मोदी 15 नवंबर से पहले अपने शत्रुओं की जड़ों में मट्ठा डाल चुके होंगे। किन किन के? ये जो दंगा फसाद चल रहा है देश में, उनके, डीप स्टेट और जो शत्रु राष्ट्र काम कर रहे हैं वो। आप लोग देख रहे होंगे, मैं कोई राजनीतिक, आप तो हैं, आप तो संपादकीय हैसियत में सारा जीवन आपने बिताया है, और जितना हम भविष्यवाणी करते हैं आप राजनीतिक या अखबारी दृष्टि से, संपादकीय दृष्टि से देशकाल को पढ़ लेते हैं। भारत अमेरिका को आंख दिखाने की स्थिति में आ गया है। आप बोलिए। बांग्लादेश में डीप स्टेट के प्रभाव को भारत उलट चुका है। अब डीप स्टेट के कुछ लोग भारत में दौरा करते फिर रहे हैं, कुछ लोगों से मिलते हुए, कुछ दलों से मिलते हुए। पकड़े जाएंगे, सबके पीछे राव और सीबीआई लग गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी राव और सीबीआई दुनिया भर के उन लोगों के पीछे लगी हुई है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में और कनाडा में भी कुछ लोग मारे गए और आज तक पता ही नहीं चला किसने मारा। ज्योतिष ये कहती है, नरेंद्र मोदी की जन्मपत्रिका ये कहती है, भारत की जन्मपत्रिका ये कहती है, यह काम भारत का है। भारत सरकार सफाई देती रहे, रो सफाई देती रहे। ज्योतिष कहती है कि नरेंद्र मोदी के चौथे भाव में जो शनि हैं कुंभ राशि के, इस समय वक्री हैं, इस समय अपने शत्रुओं की, शत्रु रूपी घास की जड़ों में मट्ठा डाल चुके होंगे। उनकी बर्बादी कब आती है सामने, ये देखने की बात है। पर इन्होंने उलटवार करना शुरू कर दिया, उनको उनकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया, और इसलिए इसी रेफरेंस में हम बांग्लादेश और बंगाल को भी देखेंगे। मैं 2 मिनट की चर्चा इन पर जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने, वो बनर्जी मुखर्जी एक से ही नजर आते हैं, ममता बनर्जी ने खुली चुनौती दी है कि यदि बंगाल जलाया तो हम सारे देश को जला देंगे। वक्री शनि ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के चौथे भाव से छठे भाव को देखते हुए, जहां ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, कि ममता बनर्जी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ममता बनर्जी के 50 लोग मारे जाएंगे मुकदमों के रूप में, या पतन हो जाएगा। जनता उनके खिलाफ हो चुकी है, कानून उनके खिलाफ है और अदालतें उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ममता बनर्जी अपने लोगों को नहीं बचा पाएंगी। बांग्लादेश भी अब हिंदुओं का ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। मैं समझता हूं
जब तक कुंभ राशि में शनि है तब तक नरेंद्र मोदी ये आश्वासन बांग्लादेश से लेने में सफल हो जाएंगे कि हिंदुओं को पुनर्स्थापित किया जाए। ये तो आपने बात की बाहरी शत्रुओं की और देश में उनके बैठे लोगों की। अभी जो मोदी के सामने संकट है, एक तो अलायंस का है, दूसरा आरएसएस का है, तो क्या ये दोनों मिलके मोदी को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या इनका भी कोई शमन हो जाएगा, या इनसे मोदी को मुक्ति मिलेगी, या मोदी इनसे उभर जाएंगे? देखिए, मेरे पास असल जनपत्रिका अमित शाह की भी है, डोवाल की नहीं है। शेख हसीना वाजेद की, उनकी असल जनपत्रिका मेरे पास है, उनके रिश्तेदार मेरे पास आते रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में, संसार में पहला था जिसने 2007 में भविष्यवाणी की थी कि शेख हसीना वाजेद जनवरी 2009 में जेल से बाहर आ जाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। लिखित भविष्यवाणी की थी और ये प्रमाण है मेरे पास इसके। क्योंकि अजमेर दरगाह में जो अंजुमन कमेटी के वाइस चेयरमैन कलीमुद्दीन चिश्ती हैं, उन्होंने भरी सभा में खुलेआम मेरी इस भविष्यवाणी की जयपुर में 1000 लोगों के ऑडियंस में तारीफ की थी और धन्यवाद दिया था। खैर ये अलग बात है। शेख हसीना वाजेद इसलिए आ गई कि वो अभी भारत में है, नाम इसलिए आ गया मेरा बीच में। नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गिरने वाली। उनके छोटे भाई जो सरकार में शामिल हैं, उनके हनुमान आप समझ गए होंगे शक के दायरे में आ चुके हैं। ये आपने एक नया सवाल पैदा कर दिया और इससे एक जिसको कहे उत्सुकता भी बनी है कि अमित शाह को लेकर पिछले दिनों अखबारों में भी कुछ खबरें ऐसी छपी थी कि अमित शाह कुछ रास्ता भटक रहे हैं। तो क्या ये सत्य है या मोदी के लिए प्रॉब्लम बन रहे थे? तो क्या क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। मैं ये मानने वाला में हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी की जोड़ी को भी फेल कर दिया है। कमाल की जोड़ी थी आडवाणी जी और वाजपेयी जी की। पर आधुनिक भारत के जो चाणक्य हैं, आज के जमाने में यदि चाणक्य होते तो इतना सफल नहीं होते, क्योंकि वो सम्राट चंद्रगुप्त इतने बड़े भारत के स्वामी नहीं थे और इतनी भारी समस्याएं नहीं थी और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं नहीं थी। इतने बड़े देश को संभालने में इन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वो कमाल का है। वैचारिक मतभेद संस्थाओं में होते हैं। भारतीय ये जो आरएसएस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इनके प्रमुख की आवाज भारत के प्रधानमंत्री की आवाज जितनी शक्तिशाली है। ये लोग राष्ट्र कल्याण की घूंटी लेके पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी जब जाएंगे ना, 100 साल पूरे होंगे, एक कुटिया में जितना सामान मिलता है उतना ही मिलेगा। घर नहीं भरे इन लोगों ने। और अमित शाह केवल राष्ट्र कल्याण की सोचते हैं। मैं बहुत पहले की एक बात बता रहा हूं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मेरे पास आए थे, एक भृगु शास्त्री के पास में लेके गया था उनको। मेरी जिज्ञासा थी कि ये क्या पूछते हैं। उन्होंने केवल राष्ट्र कल्याण के सवाल पूछे तथा ये पूछा मेरा राम मंदिर में कितना सहयोग होगा, मेरा हाथ लग पाएगा कि नहीं। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि उन्होंने अपनी निजी जीवन की एक भी बात नहीं पूछी। ये लोग राष्ट्र की घूंटी लेके पैदा हुए हैं, इसलिए राष्ट्र के नाम पर आरएसएस और नरेंद्र मोदी एक हो जाएंगे। मैं पुनः भविष्यवाणी करता हूं, ये एक हो जाएंगे और चाहे कुछ भी कारण रहा हो, अगले चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी मुद्रा में आ जाएगा और इस चुनाव में जो गलतियां रही उनको ठीक करने में ये लोग सफल हो जाएंगे। और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं नहीं जा रही है। ये जो बिखर रहे हैं छोटे मोटे लोग, हनुमान से भी इशारा आप समझ गए है ना। ये लोग
मोहरे हैं, एक हटाया दूसरा मोहरा लगा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पर यह जरूर है कि इनके शत्रु इस समय जो क्लाइमैक्स पर है, इस समय बहुत बड़ी फंडिंग ली हो सकती है, क्योंकि छठे भाव का संबंध है, उन पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और राष्ट्र विरोधियों को भी बहुत बड़ा पैसा कहीं न कहीं से आ रहा है और जनता से भी। ये योजनाएं सफल नहीं होंगी। नरेंद्र मोदी का अगर बिगाड़ होना होता नवमांश कुंडली में नीच के मंगल के कारण, जो कि महादशा नाथ है नरेंद्र मोदी के, तो वो सत्ता में ही नहीं आते। इसलिए अब ये सवाल तो उठेगा ही नहीं कि क्या मंगल महादशा में इनका पतन हो जाएगा। इच्छा से ही होगा, उनको जबरन नहीं हटाया जा सकेगा। मोदी सरकार को लेकर दो कानूनों को लेकर भी हमेशा बात रही है, एक तो वक्फ बोर्ड का कानून और दूसरे कॉमन सिविल कोड। क्या मोदी इन दोनों को लाने में सफल हो पाएंगे? ये लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी भी इस आशा में हैं कि मुसलमानों के कुछ वोट उनको मिलेंगे। देखिए, पसमानदा मुसलमान, बोहरा मुसलमान और शिया मुसलमान, ये नरेंद्र मोदी के पक्ष में, और इनकी संख्या कम नहीं है। अगर 7% भी वोट इनको मिले हैं और ये 1-2% भी बढ़ गए तो बहुत बड़ा फर्क रहेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी वक्फ कानून को स्क्रैप डाउन नहीं करने वाले, वो इसकी धार को कुंद कर देना चाहते हैं और इमीडिएट नहीं ना करके बेहद कूटनीतिक हैं ये लोग, चाणक्य के भी बाप हैं। इस मुद्दे को अगले चुनाव तक ले जाएंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर डिस्कस करती रहेगी, बातें चलती रहेंगी और अपनी इन सब की धार को एक कुंद करके कुछ ना कुछ मिडवे निकालने में सफल हो जाएंगे। जहां तक सीएए की बात है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो डिक्लेरेशन कर ही दिया है और योगी ने भी ऑलमोस्ट मुद्रा अपना ली है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि थोड़े दिनों में भारत भर के घरों में जो बांग्लादेशी सेवक घुसे हुए हैं किचन में, ये सब निकलने शुरू हो जाएंगे। घरेलू नौकर बहुत महंगे हो जाने वाले हैं 2025 में ही। और भारत सरकार को मैं साफ साफ देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की मंगल की शनि महादशा तो मई 25 तक है, पर जैसे ही मंगल में बुध अंतर्दशा शुरू होगी 29 मई 2025 से और मई 2026 तक, उस समय बांग्लादेश की सीमा पर बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को वापस खदेड़ने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को, तरह तरह के बलों पर सीमा पर बड़ी संख्या में लगाना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय नीति को लेकर बड़ी घोषणा, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ, तो अभी होने वाला है, क्योंकि मंगल में, शनि में, अंतर्दशा में प्रत्यंतर केतु का है और 11 सितंबर के बाद शुक्र का अंतर आ जाएगा, जो कि भारत का लगने से और नरेंद्र मोदी का सप्तमे से, जो कि इंटरनेशनल राजनय में परिवर्तन की सूचना देता है। इसलिए नरेंद्र मोदी बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत बड़ी संख्या में सेनाओं को तैनात करने वाले हैं, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो। आज का ये सवाल मोदी के तीसरे टर्म को लेकर था और इन सवालों के बहुत सारे जवाब हमको मिल गए हैं। कुछ और नए सवालों के साथ लेकर हम फिर आएंगे सतीश शर्मा जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।